हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उनको एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन के साथ उनको हम स्टडी करेंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, जो कि आपकी एम्स नॉरसेट की, ईएसआईसी की और डीएसएसबी की जो तैयारी है उसको काफ़ी ज़्यादा फाइन बनाने में आपकी मदद करेगा। इस कोर्स के अंदर सारे जो भी नर्सिंग सिलेबस के अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं उन सारे माइनर से माइनर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा और उसको अच्छे से कंसाइज वे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको साथ डिस्कस की जाएंगी। तो इसके सारे वीडियोस हैं वो आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं और ये आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाने में, मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो प्लीज़ इस क्रैश कोर्स को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, साथ के साथ इसकी हर क्लास को आप देखिएगा, अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यू डिस्कशंस की। एमसीक्यू डिस्कशंस के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एन आंगनवाड़ी वर्कर कैटर टू व्हाट साइज ऑफ पॉपुलेशन की। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा गया है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है, कौन है, एक आंगनवाड़ी वर्कर है, वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होती है, मतलब एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाय द एन आंगनवाड़ी वर्कर इन आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, एक आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताना चाहूंगा कि एक आंगनवाड़ी वर्कर को 1000 पॉपुलेशन है वो कवर करनी होती है। 1000 पॉपुलेशन है वो क्या करनी होती है, कवर करनी होती है। एक आंगनवाड़ी वर्कर 1000 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, ये एक स्ट्रेटजी बना रखी है। अब हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है ये एक विलेज लेवल पे काम करती है। विलेज लेवल फंक्शन एट विलेज लेवल ये एक विलेज लेवल पे काम करती है। अब विलेज लेवल पे इनका मेन फंक्शन क्या होता है, विलेज लेवल पे इनका मेन फंक्शन होता है हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स। चिल्ड्रन और वुमेन्स की जो हेल्थ और एजुकेशन है उससे रिलेटेड इनका क्या होता है, फंक्शन होता है। और ये कहाँ फंक्शन करती है, इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एंड अर्बन, बोथ अर्बन एरिया के अंदर ये क्या करती है, फंक्शन करती है। मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर है वो 1000 की पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो मिलती है। ठीक है, अब आंगनवाड़ी वर्कर है वो कहाँ फंक्शन करती है, विलेज लेवल के ऊपर फंक्शन करती है, गाँव में होती है आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेन फंक्शन होता है हेल्थ और एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट करना, उसका ध्यान रखना, उसकी मॉनिटरिंग करना, किसकी, चिल्ड्रंस की, बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन का, साथ के साथ वुमेन्स की हेल्थ एजुकेशन का ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ रखना, बोथ रूरल और अर्बन एरिया, दोनों एरिया के अंदर इन आंगनवाड़ी वर्कर है वो क्या करती है, वुमन और चिल्ड्रंस के ऊपर हेल्थ और उनके एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान रखती है। उनसे हेल्थ और वुमन की जो चिल्ड्रन और वुमन की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड ये क्या करती है, पूरा डाटा कलेक्ट करती है, इम्यूनाइजेशन वगैरह है, वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कितनी है, एंटीनेटल कितनी है, पोस्टनेटल कितनी है, इंटरनेटल कितना चल रहा है। ठीक है, उन सारे जिस भी प्रकार का कोई भी डाटा होता है उस डाटा को ये कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और अगर फंक्शंस की बात करूं आंगनवाड़ी वर्कर के, और अगर अदर फंक्शंस की मैं अगर बात करूं तो अदर फंक्शन की बात करें तो इनका मेन एक फंक्शन होता है हेल्थ चेकअप। ये क्या करती हैं, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स के, सब सेंटर्स के ऊपर। हेल्थ चेकअप करने का काम होता है किसका, बच्चों का, चिल्ड्रंस एंड वुमन। चिल्ड्रन और वुमन दोनों का ये क्या करती हैं, हेल्थ चेकअप करती हैं।
साथ के साथ ये क्या करती है, इम्यूनाइजेशन का फंक्शन, इम्यूनाइजेशन का एक फंक्शन होता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये क्या करती है, ये घर घर जा करके वैक्सीनेशन करती हैं, या फिर सब सेंटर पे ये क्या करती हैं, वैक्सीनेशन करती हैं। और अब जो भी वैक्सीनेशन से जो भी रिलेटेड डाटाज होता है, उन डाटा को ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। उनके बेसिस पे गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हेल्थ पॉलिसीज़ है उनके बारे उनका उनको बनाने का काम करती है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज है प्रोवाइड की जा सके। साथ के साथ ये क्या करती है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन की को प्रोवाइड करती है। साथ के साथ आप सबने देखा होगा कि गाँव के अंदर जो भी आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर एक गवर्नमेंट के थ्रू जो सप्लाईज आती हैं, जैसे कि सप्लाई में अगर हम बात करें, कुछ दलिया वगैरह आता है, ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एक प्रेगनेंसी के अंदर यूज होती हैं। साथ के साथ जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, खाना खिलाना शुरू करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क से वो उसको नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वीनिंग। याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है कि विनिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। विनिंग बोलते हैं जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से, जब बच्चे को हम क्या करते हैं, बेबी शिफ्ट फ्रॉम बेबी शिफ्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल डाइट, ब्रेस्ट मिल्क से इसको नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट किया जाता है, उसे बोला जाता है विनिंग। तो ये न्यूट्रिशनल एजुकेशन का भी काम करती है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है वो क्या करती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, बच्चों को न्यूट्रिशनल एजुकेशन देती है। साथ के साथ जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, बहुत रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। साथ के साथ ये क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका, हेल्थ एजुकेशन। ये हेल्थ एजुकेशन को देने का काम करती है। जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में एजुकेट करती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनको कंट्रोल करने के लिए इनका मेन फंक्शन होता है। तो ये एक आंगनवाड़ी वर्कर के मेन फंक्शंस होते हैं। और इस क्वेश्चन को में हमसे पूछा गया था कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है स्टूडेंट्स, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आंगनवाड़ी वर्कर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है ये रूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी स्टूडेंट को अगर एमसीक्यू सीरीज से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, ये मिस्टेक है यहाँ पे देखना, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन फिजिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग ए जॉब दैट कैन अफेक्ट मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए एलिमेंट्स में से हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जो क्या कर रहा है, जो जॉब के अंदर जॉब के सराउंडिंग जो एलिमेंट्स है, फिजिकल एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमें मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करने वाला ढूंढना है, हमें नॉट ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, वह एलिमेंट ढूंढना है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए, जो जॉब के मोटिवेशन को अफेक्ट करे, जो क्या करे, जॉब के मोटिवेशन को अफेक्ट करे, उसको हमें ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। ऑप्शन देखिए, टेम्परेचर, लाइटिंग, प्लांट एंड एनिमल इन द एनवायरनमेंट एंड नॉइज। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से हमें ये ढूंढ के बताना है कि कौन सा जॉब के मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करता, कौन सा जॉब के मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करता, उसको हमें ढूंढ करके बताना है। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर की बात करें, जॉब मोटिवेशन की बात हो रही है, टेम्परेचर इन वर्किंग एरिया, टेम्परेचर इन वर्किंग एरिया, टेम्परेचर इन वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए गर्मियों का टाइम है और आपको पूरी धूप, खुली धूप के अंदर आपको कह दिया गया है कि आपको काम करना है, तो डेफिनेट है कि आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे और काफ़ी कम आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी होगी या जो उस जॉब के लिए आपका जो मोटिवेशन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी एरिया के अंदर टेम्परेचर है वो एक सूटेबल,
ठीक है। वर्किंग एनवायरनमेंट का जो नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेचर जब नहीं होता है तो डेफिनेट है कि जो भी इंडिविजुअल वहाँ पे फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ काम नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए नर्सेज हैं, ठीक है, वो कहाँ काम कर रही है, जनरल वार्ड के अंदर। नर्सेज हैं और वो क्या कर रही है, जनरल वार्ड के अंदर काम कर रही है, जनरल वार्ड के अंदर काम कर रही है। और वहाँ पे क्या है, आपके पास 100 पेशेंट्स एडमिट है, 100 पेशेंट क्या है, एडमिट है। अब वहाँ पर क्या है, एसी नॉट वर्किंग, एसी नॉट वर्किंग। अब वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है स्टूडेंट, एसी काम नहीं कर रहा है। तो एसी काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ का उस जो पर्टिकुलर वार्ड है उसका टेम्परेचर है वो, टेम्परेचर ऑफ वार्ड इज हाई, वार्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे नर्सेज काम कर रही हैं, अब इनको क्या लगेगी, गर्मी, तो ये क्या नहीं कर पाएंगी, पूरी अपनी पूरी इफेक्टिवनेस, पूरी पोटेंशियल के साथ ये काम नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब टेम्परेचर, मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक आपसे खुद स्टूडेंट से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। सर्दियों का टाइम था, जनवरी और दिसंबर का टाइम था। आपको कोई ये कह दे कि जाओ टेबल कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ाई करो, तो बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि उस टाइम में जो विंटर होती है वो क्या होती है, या जो ठंड होती है वो अपने पीक पॉइंट पे होती है, उन 2 महीनों के अंदर अपने पीक पॉइंट पे होती है। तो उस वजह से वहाँ पे आप पूरी तरह से पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके आपके पैरों को, आपको ठंड लग रही है, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं रजाई के अंदर बैठ करके फिर पढ़ाई करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली कि आप वहाँ पे कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ये तो अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, डेफिनेट है कि जो भी वर्कर है या जो भी नर्सेज है, उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसके उसके काम करने के अंदर, उसके उनके पोटेंशियल्स के अंदर क्या आने शुरू हो जाएंगे, चेंज। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अफेक्ट मोटिवेशन, अफेक्ट मोटिवेशन, ये मोटिवेशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन है लाइटिंग, नेक्स्ट वन है लाइटिंग। लाइटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। लाइटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोग जनरल वार्ड के अंदर काम कर रहे हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर, और आपको कोई लाइट चली गई या फिर आपको कहेगी अब एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया, इसको तुरंत आईवी कैनुला लगाओ। तो आप टॉर्च की रोशनी में कैनुला लगाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट है कि वहाँ पर आपको, आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो लाइटिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आप पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अंधेरे के अंदर काम नहीं कर पाते हो। मान लीजिए एक ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चल रही है, सर्जरी के अंदर अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो सर्जन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो लाइटिंग भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। ये भी अफेक्ट करती है, मतलब ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस की, ठीक है। नॉइस की बात करें तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी सर्जरी चल रही होती है या फिर जब भी हम काम करते हैं तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पीसफुल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वहाँ पे आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे कानों को इतना इरिटेट करे कि हम पूरी तरीके से अपनी पोटेंशियल्स के साथ फंक्शन नहीं कर पाएँ। तो ये भी क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो ये तीनों तो हो गए गलत। अब एक बचा है अपना प्लांट एंड एनिमल इन द एनवायरनमेंट। तो प्लांट और एनिमल, एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट और एनिमल है वो हमें कोई अफेक्ट नहीं करते हैं, हमारे जॉब के मोटिवेशन को कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप ड्यूटी पे गए हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो आपके पास अगर ग्रीनरी होगी, हरियाली होगी, तो आपका मन करेगा वहाँ पे काम करने का। साथ के साथ जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बर्ड वगैरह होती हैं वो अगर आपके आसपास रहेंगे तो डेफिनेट है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, या फिर आप मतलब उस चीज़ को ऐसा नहीं लोगे कि हाँ यहाँ क्या है, ये सारे आप जो एनिमल्स हैं वो आपकी जॉब को अफेक्ट नहीं करते। ये एक अनरिलेटेड पॉइंट है जो कि हमारी जॉब को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल है और साथ के साथ जो क्या है, प्लांट है, वो हमारी जॉब के मोटिवेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। हमसे ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड हो। सबसे पहले ऑप्शन, फर्स्ट वन ऑप्शन है HDL और
HDL एनालिसिस और FED एनालिसिस, ठीक है, FED एनालिसिस और LDL एनालिसिस, ठीक है, DEF एनालिसिस और DEL एनालिसिस, ठीक है, और ABC एनालिसिस और VED एनालिसिस। इन चारों ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। सबसे पहले तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग ये जानते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपके वार्ड के अंदर या आपके हॉस्पिटल के अंदर जो भी सामान आया है बाहर से, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, काउंट करके रखते हैं। तो वो हमारी हो जाती है क्या, इन्वेंट्री की। हाँ, इस वार्ड में इस हॉस्पिटल के अंदर ये सामान इतना इतना अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो तो हो गया हमारा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े तभी आप उस सामान को मंगवाओ, नहीं, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ कॉटन। ऐसा नहीं है कि जब कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भाग के कॉटन लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया निकालना पड़ेगा कि हम 1 महीने के अंदर पूरे हॉस्पिटल के अंदर कितनी कॉटन का यूज़ होता है। उस आइडिया के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डिमांड भेजनी पड़ेगी, और डिमांड भेज करके हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मार्केट है वहाँ से हम क्या करेंगे, कॉटन को परचेज करेंगे, जो कि हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो क्या है, एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का मतलब समझ गए आप कि आपको क्या नहीं करना है। मान लीजिए आपको पैरासीटामोल चाहिए, वार्ड में हमें पैरासीटामोल चाहिए, या फिर हमें RL, ठीक है, RL DNS IV फ्लूइड चाहिए, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोटेशन डालते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि भाई हाँ हमें इतनी डिमांड है, उसके हिसाब से हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमें ऐसा नहीं है कि हाँ IV फ्लूइड खत्म हो गए उसके बाद हम दोबारा से डिमांड भेज रहे हैं कि हाँ IV फ्लूइड्स भेजो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक जो डिमांड होती है, जितनी ज़रूरत होती है कि हाँ 1 महीने के अंदर इतनी खपत हो रही है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उस स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड क्या करते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाला जो सामान होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यूज़ होती है उसको हम और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है वो क्या होता है। अगर हम किचन का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको किचन के एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी पापा की सैलरी आती है 1 तारीख से 1 से 5 के बीच में, तो मम्मी क्या करती है, 1 महीने का पूरा राशन का सारा सामान एक साथ लिख करके पापा को पकड़ा देती है कि जाओ जी ये लेकर के आ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या था कि हाँ आज हमारे पास पैसे हैं, मम्मी ने क्या किया, 1 महीने की डिमांड बना करके भेज दी। अब मम्मी 1 महीने तक कोई आपको परेशान नहीं करेगी कि भाई धनिया खत्म हो गया, मिर्ची खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो वो क्या है, एक इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मम्मी ने जिस दिन आपको पर्ची दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी की रसोई के अंदर है ना धनिया मिर्ची खत्म हो चुका है, नहीं, वहाँ है, आज आपका काम चलेगा, आज क्या 1-2 दिन तक चलता रहेगा, जब तक आप ला करके उस स्टॉक को दोबारा से रिप्लेस नहीं करते तब तक आपका काम चलेगा। तो ये होता है एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड के अंदर कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का कौन सा मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं HDL एनालिसिस। तो HDL एनालिसिस स्टूडेंट्स आप देखोगे, HDL एनालिसिस आप देखोगे, ठीक है। HDL में क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन देख लिया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, FED, ये काम आता है आपके बैंकिंग के अंदर, FED आपका काम आता है बैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो इसका हमारी इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। HDL है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या है, लिपिड प्रोफाइल का एक कंपोनेंट है, लिपिड प्रोफाइल का एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक लिपिड प्रोफाइल का कंपोनेंट है, लिपिड प्रोफाइल का कंपोनेंट है, उसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है जी। चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन के पास। दूसरे ऑप्शन क्या कह रहा है, FED और LDL का मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। FED ये फिर से आपके बैंकिंग के क्षेत्र में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये बैंकिंग के अंदर काम में लिया जाता है, जो भी मनी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा इन्वेंट्रियाँ हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। LDL है, ये क्या है, लिपिड प्रोफाइल का कंपोनेंट है, लिपिड प्रोफाइल कंपोनेंट, लिपिड प्रोफाइल का क्या है, एक
कंपोनेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। DEF और DEL ये दोनों भी इसके ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है स्टूडेंट्स, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ABC एनालिसिस और VED एनालिसिस। ABC एनालिसिस और VED एनालिसिस, ये कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए आगे भी ये क्वेश्चन है या ये जो अभी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ वो आपके काम में आ सकता है। ABC एनालिसिस ये एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, ये एक इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है। ABC का मतलब क्या होता है, देखो ABC ऑलवेज इन बेटर कंट्रोल। ABC का मतलब यहाँ पे ये है ऑलवेज इन बेटर कंट्रोल। यहाँ पे ABC का मतलब एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन नहीं है, यहाँ पे ABC एनालिसिस का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज इन बेटर कंट्रोल। ऑलवेज इन बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री का मेथड है कि आपकी जो भी सामान आपने हॉस्पिटल के लिए मंगवाया है, चाहे वो मेडिसिन होगी चाहे वो और कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे, ठीक है, उन सारे सामान को एक बेटर कंट्रोल के अंदर रखना होता है। हमें बेटर कंट्रोल का मतलब है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही दिया जाए, एक्स्ट्रा किसी को भी ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है तो चीज़ें हम क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो ये एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा VED। VED इसका मतलब है, VED का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायर्ड। वाइटल, एसेंशियल और डिजायर्ड, ये भी एक इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, देखो जो वाइटल, वाइटल का मतलब है वो सामान या वो कंज्यूमेबल आइटम जिनके बिना हॉस्पिटल में काम नहीं चल सकता। जैसे कि बात करें IV फ्लूइड है, अब कोई मरीज आपके पास आया है उसको आप IV फ्लूइड भी नहीं लगाओगे क्या, तो IV फ्लूइड के बिना काम नहीं चलेगा। मेडिसिन, अगर आपने हॉस्पिटल खोल रखा है तो मेडिसिन तो वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है। तो ये क्या है, एक वाइटल है। हमारे इन्वेंट्री के मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, वाइटल, ये तो होने ही चाहिए, इनके बिना आप हॉस्पिटल को सोच भी नहीं सकते। असेंशियल, असेंशियल की बात करें तो शॉर्ट टाइम डिले, डिले मैनेज फॉर शॉर्ट टाइम। अगर असेंशियल की एब्सेंस होती है तो हम क्या करते हैं, मैनेज शॉर्ट टाइम के लिए हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेज फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए ये असेंशियल रिक्वायर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी चाहिए, रिक्वायर्ड है लेकिन अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इनको आराम से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजायर्ड। डिजायर्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ऑपरेशन थिएटर का, अगर वहाँ पे जनरल सर्जरीज होती हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने सूचर्स यूज करते हैं, धागे टाके लगाने के लिए। ठीक है, उनका सूचर्स को डिफरेंट टाइप के सूचर्स यूज करते हैं, तो वो डिजायर्ड होते हैं कि हाँ मुझे इस सर्जरी में ये सूचर चाहिएगा, तो आप प्लीज़ ये सूचर भी मेरे लिए मंगवा करके रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड है, मैंने आपको समझाया। VED का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायर्ड, और आपका ABC का मतलब होता है ऑलवेज इन बेटर कंट्रोल। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्या काम आती हैं, हमारे जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको, इन्वेंट्री को हम कंट्रोल करने के काम में आती है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही MCQ सीरीज आप सबके काम में आ रही होगी, आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ के साथ इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन साइकोथेरेपी। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो साइकोथेरेपी के अंदर यूज की जाती है। जो फॉलोइंग टेक्निक्स दी गई हैं उनके अंदर से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो साइकोलॉजिकल या साइकोथेरेपी के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी ऑप्शन नार्कोटिक नीड, सबसे पहले नार्कोटिक नीड। दूसरी है ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तीसरी है प्रोजेक्टिव, और चौथी है ड्रीम एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, नार्कोटिक नीड्स हैं वो
साइकोथेरेपी में नहीं आती, ये आती है आपकी साइकोफार्मेकोलॉजिकल में, साइकोफार्मेकोलॉजिकल में आती हैं, ठीक है। ईसीटी आती है, वो भी आपकी एक ईसीटी थेरेपी है, ठीक है। शॉक थेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का यूज करके हम पेशेंट को शॉक देते हैं, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की जो मैकेनिज्म है वो ये मानते हैं कि जो शॉक दिया जा रहा है पेशेंट को, उसकी वजह से पेशेंट के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो बायोकेमिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर, उनका बैलेंस बन जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें साइकोथेरेपी में, ये साइकोथेरेपी में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये भी फार्माकोलॉजिकल के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। प्रोजेक्टिव है, ठीक है, वो भी साइकोथेरेपी के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपी में यूज़ होता है ड्रीम एनालिसिस। आपने देखा होगा एक साइकोथेरेपी होती है हमारी ड्रीम एनालिसिस, ठीक है। ड्रीम एनालिसिस ये मोस्ट कॉमनली अपन डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर यूज करते हैं। डिप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर हम ड्रीम एनालिसिस जो और साइकोथेरेपी उसका यूज किया जाता है। साइकोथेरेपी के अंदर हम मेन हमारा जो साइकोथेरेपी के अंदर जो गोल होता है, मेन गोल जो साइकोथेरेपी का हमारा मेन गोल होता है वो होता है बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस, हमें पेशेंट के बिहेवियर के अंदर क्या करने होते हैं, चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो यही साइकोथेरेपी का क्या है, मेन गोल है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग एच पाइलोरी इन्फेक्शन, की एच पाइलोरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पे सही है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन इज द मेन कॉज फॉर, किसके लिए, मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या बोल दो आप इसको गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इन सब का ये क्या होता है, मेन कॉज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉज इरोजन ऑफ, कॉज इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इरोजन कर देता है, उसको वहां से हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो HCl पेराइटल सेल, स्टमक के पेराइटल सेल से जो HCl निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, पेराइटल सेल से, पेराइटल सेल से क्या निकल रहा है, HCl। और HCl जैसे ही म्यूकोजा का इरोजन हुआ तो ये HCl क्या करता है, इस म्यूकोजा को, म्यूकोजा के थ्रू सब म्यूकोजा के अंदर चला जाता है, मस्कुलस लेयर्स के अंदर चला जाता है, जिसे वहाँ पे वो इरिटेट करता है, उनको इरोड करता है और धीरे धीरे वहाँ पे क्या बना देता है, घाव बना देता है। तो ये होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये गैस्ट्रिक अल्सर का मेन कोज है, स्टमक अल्सर, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर का मेन कोज अगर कोई आपसे पूछे तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन 2 को देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये कोई एंटीबॉडीज नहीं है, गलत, एंटीबॉडी नहीं है। दूसरा रोटा वायरस, तो रोटा वायरस तो खुद एक वायरस है जो क्या कोज करता है, रोटा वायरस इज द मेन कोज फॉर डायरिया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रोटा वायरस इज द मेन कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रंस, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे गए। नेक्स्ट है टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। हाँ, एच पाइलोरी क्या है, एक बैक्टीरिया है, और कौन सा बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी इज द ग्राम नेगेटिव, जी नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साथ के साथ में इसकी शेप होती है वो हेलिकल शेप्ड होती है, हेलिकल, ये हेलिकल शेप्ड होती है, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ इरोड कर रहा है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की MCQ सीरीज आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।